वैसे चाय इश्क है और इश्क में सेक्स है और सेक्स ओशो के नाम पे चिपका हुआ है। ओशो की नजर में क्या है सेक्स? ओशो प्रेम के पक्ष में है। प्रेम का कमल काम की कीचड़ में खिलता है। वैसे चाय इश्क है और इश्क में सेक्स है और सेक्स ओशो के नाम पे चिपका हुआ है। तो ओशो की नजर में क्या है सेक्स? सेक्स शरीर से शरीर का आकर्षण है। प्रेम हृदय से हृदय का, मन से मन का आकर्षण है। और जिसको ओशो कहते हैं समाधि, वह आत्मा का परमात्मा से आकर्षण है। तो तीनों के अलग अलग लेवल हो गए। और एक मनुष्य के रूप में हम तीनों हैं। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, है ना, वी आर मेंटल एंड इमोशनल बीइंग आल्सो, एंड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग आल्सो। हमारे अंदर चेतना भी है। चेतना को ही आत्मा कह सकते हैं आप, कॉन्शसनेस है। तो निश्चित रूप से शरीर का आकर्षण शरीर के प्रति है। प्रकृति ने जैसा बनाया है, लेकिन हमें वहीं तक रुक नहीं जाना है। हम उससे आगे भी कुछ हैं। पशुओं में यह क्षमता नहीं है, उनका वहीं पर रुकावट है, दैट्स ऑल, है ना, उसके आगे वो नहीं जा सकते। मनुष्य के पास एक संभावना है। तो आपने पूछा सेक्स क्या है, तो अब मैं उसको संभावना की दृष्टि से कहूँगा। सेक्स में भावनात्मक प्रेम तक पहुँचने की संभावना है। स्टार्ट तो वहीं से होगा। हो सकता है किसी के चेहरे के आकर्षण से ही हो, लेकिन हम पाएंगे बाद में चेहरा और रंग रूप सब गौण हो गए और एक भावनात्मक लगाव बन गया। गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ, एक गहरी मित्रता, दोस्ती, है ना, वो उत्पन्न हुई। अब वो कहते हैं यहाँ भी नहीं रुक जाना, ये बहुत अच्छा यहाँ तक आ गए, मध्य में आप पहुँच गए सीढ़ी के। अभी एक कदम और बाकी है, स्पिरिचुअल, जिसको आपने एक्सप्लेन किया था अभी, जहाँ व्यक्ति समष्टि से मिल जाता है। इंडिविजुअल गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। एक्चुअली वहाँ पे विलय हो जाएगा, तुम बचोगे ही नहीं, है ना। प्रेम में भी हम चाहते हैं, खासकर इमोशनल प्रेम में, कि लोग गीत गाते हैं ना, तू ना रहे मैं ना रहूं, दोनों एक हो जाएं, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सिर्फ एहसास होता है कि हाँ एक होने वाले हैं और फिर लगता है कि नहीं, दूरी बरकरार है। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, या आजकल बड़े सारे शिप निकले हैं। रिलेशनशिप तो पुराना हो गया अब सिचुएशन शिप, फलाना शिप, धमाका शिप, ये शिप, वो शिप, आजकल बहुत लोग आते हैं और इसका जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि ओशो का प्रेम विचार आज की जो ऑनलाइन डेटिंग दुनिया है उसमें प्रासंगिक है, जिसको... जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। ओशो हमेशा इस बात के फेवर में, कम से कम तुम एनिमलिस्टिक लव से उठ के ह्यूमन लव पे तो आओ, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन न रह जाए एक दूसरे का। आप जिन विभिन्न प्रकार के शिप्स की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक म्यूचुअल एक्सप्लॉइटेशन है, वहाँ तो और कुछ नहीं है। कोई मित्रता भी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वह तो बिल्कुल ओशो बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। वो हमें हायर संभावना की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ना कि नीचे की चीज़ों पर अटकने की कह रहे हैं। प्रेम में मालिकाना हक होता है? जिसको हम प्रेम कहते हैं उसमें तो होता है, लेकिन ओशो जिसकी बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे उससे मुक्त हो, यानी ओशो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जैसा है वैसा। लेकिन इसमें कहाँ गलती है? हम दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं, उस पर हक जमा रहे हैं। किसी और से प्रेम हो जाए तो हम ईर्ष्या से भर रहे हैं, हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। पति शब्द का मतलब ही होता है मालिक। प्रेसिडेंट को हम कहते हैं राष्ट्रपति, पूरे देश का मालिक। पति शब्द का ही मतलब मालिक होता है, हक, अधिकार नहीं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ मित्रता होगी, वहाँ अधिकार की भावना नहीं होगी, है ना। हम किसी को अपना गुलाम नहीं बना लिए, किसी को खरीद नहीं लिए हैं। तो ये स्वतंत्रता, इसका कोई दायरा है प्रेम में, या फिर ये अनलिमिटेड है? नहीं, प्रेम अपने आप में ही अपनी मर्यादा होता है, इसको बाहर से कोई बांधने की जरूरत नहीं। तो प्रेम की मर्यादा कहाँ तक है? पूर्ण स्वतंत्रता तक। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब मैं किसी से प्रेम करता हूँ लेकिन मुझे किसी और के प्रति शारीरिक तौर पर आकर्षण है, तो वो जायज़ है प्रेम में? देखिए, जब गहन प्रेम होगा तो ऐसा नहीं होगा आप जो कह रहे हैं, है ना, ये नहीं होगा। ये प्रश्न आप वहां से उठा रहे हैं नीचे की सीढ़ी पे खड़े होकर, और आप पूछ रहे हैं कि ऊपर की सीढ़ी पे क्या ऐसा होगा जो नीचे होता है। भाई नीचे वाली चीज़ वहाँ नहीं होंगी, डिफरेंट डायमेंशन। जब आप किसी के प्रति इमोशनल लगाव से भरे होते हैं, उसके प्रति डेडिकेशन। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के टूवर्ड आत्मिक तौर पर बड़ा गहरा रिश्ता है और बहुत लगाव में है। उनके लिए वो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर वो कई और जगह भी उनका आकर्षण है।
और इस बात को वो सहज स्वीकार करते हैं, ये कहते हुए कि मेरा लगाव यहां पर है, मेरी प्राथमिकताएं यहां पर हैं, ये सिर्फ शरीर के सुख का हिस्सा है। ये आज़ादी सही है ओशो की नज़र में? जी, ऐसी आज़ादी सही नहीं है। जो व्यक्ति इमोशनली ग्रो करेगा उसके भीतर ऐसी कामनाएं वासनाएं पैदा नहीं होंगी, है ना, कभी नहीं पैदा होंगी। कोई सुंदर है तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि सुंदर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे संबंध बनाऊंगा। सौंदर्य के प्रति संवेदनशील होगा। वो अपनी पत्नी से कहेगा कि फलानी स्त्री बाजार में आज मिली थी, बहुत सुंदर लगी, अपनी पत्नी को बताएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि दिल्ली में कई लोग सिंगल हैं, दिल्ली मुंबई में ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसको वो शारीरिक सुख की बात करते हैं। वो मानसिक तौर पर अपनी शादी में खुश है, लेकिन शारीरिक तौर पर खुश नहीं है, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो इसी फ्रीडम का फायदा उठाने की बात ये वाली बात फ्रीडम हुई नहीं। वो अपनी सेक्सुअलिटी वो एनिमलिस्टिक लेवल पर जी रहे हैं, पशुओं के तल पे जी रहे हैं, और वो ज़बरदस्ती ओशो का लेवल उस पर चिपका के उसको कुछ फिलोसॉफिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। ओशो ने हमेशा सच्चे प्रेम को सराहा है, उसको महत्ता दी है ना, और उसके लिए व्यक्ति डेडिकेट होगा अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति, ठीक है, फुल डेडिकेशन होगा, और तभी उसकी ऊपर ग्रोथ हो पाएगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, है ना। और जो लोग नीचे के तल पे जी रहे हैं वो तो ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो बीच में भी नहीं आए, अभी बीच में भी नहीं आए। जैसे ओशो आत्मा की आज़ादी की बात करते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, प्रेम आज़ाद होना चाहिए, ऐसे में शादी का फिर मकसद क्या रह गया? क्या प्रेम शादी जैसे बंधन में टिक सकता है? शादी करनी चाहिए? अभी हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, ट्रांजिशनल फेज, जहां पुरानी विवाह की जड़ें उखड़ गई हैं और नई किसी व्यवस्था की जड़ें अभी जमी नहीं हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि लाखों लोग आज भी अविवाहित हैं और शायद वो कभी विवाह नहीं करेंगे, तो पुरानी जड़ें तो उखड़ गई, उससे हमारा मोह भंग हो गया, उसके कष्ट हमने देख लिए, दुख देख लिए, है ना, और नई कोई व्यवस्था अभी उजागर हुई नहीं, तो एक ट्रांजिशनल फेज है। ओशो ने निश्चित रूप से इसके आगे की बात कही कि कैसा हो सकता है भविष्य में, है ना, अगर दुनिया का हर व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये संभव आने वाले 20 साल में हो जाए, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए, रोबोट सारा काम करने लगें, आदमी के ऊपर काम का बोझ भी ना रहे, है ना, सब लोगों को मुफ्त में पैसा मिलता रहे कि आपको जो खर्च करना हो करिए, घर बैठे सब काम एआई ने संभाल लिया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पीछे प्लेन से जा रहा था, वहाँ के पायलट से मित्रता थी मेरी, उसने बताया कि आप लोग समझते हैं कि पायलट हवाई जहाज चला रहा है, पायलट कुछ नहीं करता, आके बैठता है, एक बटन है ऑटो पायलट की, उसको दबा देता है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, हवाई जहाज उड़ती है, लैंड करती है, सब कुछ करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम बैठ के काफ़ी पीते रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए बैठे रहते हैं कि लोग डर जाएंगे कि बिना पायलट का हवाई जहाज जा रहा है। धीरे धीरे सारा काम मनुष्य का मशीन और एआई ले लेगी, मनुष्य के पास कोई काम नहीं रहेगा। वी विल बी एबल टू लिव आवर लाइफ वेरी जॉयसली, प्लेफुली, कोई सीरियसनेस नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, कोई किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करेगा। निश्चित रूप से शादी की तो बात फिर नहीं रह जाएगी, हाँ मित्रता तो तब भी होगी। कोई किसी को अच्छा लगता है वो संग साथ रहना चाहेंगे, वो परिवार बसाना चाहेंगे, उनकी स्वतंत्रता है। हाँ कोई बंधन नहीं होगा, जब चाहें जब छोड़ सकते हैं, जब नहीं मन मिल रहे हैं किसी कारण से तो अलग हो सकते हैं। अब दुख नहीं देंगे एक दूसरे को, जब तक आप खुशी खुशी रह रहे हो, प्रसन्नता है एक दूसरे के संग साथ रहने में, साथ रहो। जब नहीं है प्रसन्नता तो विदा हो जाओ, अलविदा कहो। ओशो ने सच में शादी को कब्र कहा था? मुझे याद तो नहीं आता ऐसा शब्द कहीं लेकिन कह भी सकते हैं, कहने में क्या है ओशो की टेंडेंसी है कटाक्ष करके चोट पहुंचाने की। एक्चुअली वो हमें जगाना चाहते झकझोर के, और जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कि हमें बुरी तरह से झकझोरा ना जाए। ओशो ने शादी की थी? नहीं। तो जैसे लेकिन हम सारे भाई बहनों की शादी उन्होंने करवाई। हाँ, जैसे आप 11 भाई बहन हैं, हाँ। टोटल 11 लोग हैं, तो ये तो परिवार के आगे की पीढ़ी आई। हाँ। तो ये आगे की पीढ़ी के लिए फिर क्या ओशो की नज़र में सोच रही है, अगर शादी करना बेवकूफ़ी है या शादी का बंधन जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं है। वर्तमान परिस्थिति आज से 50 साल पहले की स्थिति अलग थी। आज 50 साल पहले कॉन्सेप्ट में समझा दीजिए मुझे। तब मैं बता रहा हूँ, दोषों ने हम सब भाई बहनों की शादी करवाई। हाँ। वो बारात में भी आए हैं। अपनी क्यों नहीं की उन्होंने? फिर उनको नहीं करना तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। जब वो पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी हो गई
तो नेचुरली घर में बातचीत चलने लगी, लड़की वालों के रिश्ते आने लगे। ओशो ने स्पष्ट कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। चलिए वो इंडिविजुअल केस हो गया, उनकी अपनी चॉइस थी, बट अगर हर इंसान शादी के उस बंधन में नहीं बंधेगा तो ये अगली जनरेशन वाला हिसाब किताब कैसे होगा? फिर तो वही होगा कि एक कबीला है, पता नहीं किसका लड़का है, फलाने का है कि धमाके का। तो पता लगा के करना क्या है भाई, ये होना चाहिए कि बच्चा जो है वो बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, लंबी आयु जिए, तो फिर प्रतिभाशाली हो। जिम्मेदारियां कैसे इससे क्या लेना? जिम्मेदारियां कैसे ली दी जाएंगी? धीरे धीरे सारी जिम्मेवारी सरकार पे चली जाएगी, आप चिंता नहीं करो। इंडिविजुअल की कोई जिम्मेवारी होनी भी नहीं चाहिए।